आमतौर पे ना जब हम किसी ऐतिहासिक घटना या सच के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही साफ छवि होती है, एकदम एक एक्सरे रिपोर्ट की तरह। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए हड्डी टूटी है तो एक्सरे में वो सफेद दरार साफ दिख जाएगी। कोई भी डॉक्टर बस उस तरफ इशारा करके कह देगा कि भाई यहाँ फ्रैक्चर है और बात खत्म। कोई बहस नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हाँ, और इंसानी फितरत भी तो यही है ना। हमें ये जो बाइनरी सोच है वो बहुत पसंद आती है। हाँ, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। एकदम सही। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, मतलब या तो कोई चीज सच है या फिर पूरी तरह से झूठ है। ये जो स्पष्टता होती है ये हमें अजीब सा सुकून देती है। लेकिन असली दिक्कत तो तब शुरू होती है जब हम सिनेमा और जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की दुनिया में कदम रखते हैं। वहां पहुंचते ही ना अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है और तस्वीर पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। वही तो, जो तस्वीर सामने आती है वो इतनी उलझी हुई होती है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि असलियत कहाँ खत्म हो रही है और कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। इसे ना हम नैरेटिव और सच का एक जटिल मायाजाल कह सकते हैं। एक ऐसा मायाजाल जहां किसी देश का इतिहास, उसकी सामूहिक पीड़ा और सिनेमाई कल्पना आपस में इस तरह से गुंथे होते हैं कि उन्हें अलग करना मतलब लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण के केंद्र में एक ऐसी ही फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जिसने इस मायाजाल को एक नए ही स्तर पर पहुंचा दिया है। हम बात कर रहे हैं 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा, बॉक्स ऑफिस और शायद हमारी पूरी सांस्कृतिक सोच में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। धुरंधर द रिवेंज। बाप रे, क्या फिल्म थी वो! एक पूरी की पूरी सांस्कृतिक घटना। एकदम। और आज हमारे सामने जो रिसर्च पेपर है ना, उसका नाम है द धुरंधर ड्यूओलॉजी, जियोपॉलिटिकल स्पेक्टिकल एंड द न्यू इंडियन सिनेमा। हमारा आज का मिशन इसी रिसर्च के जरिए ये डिकोड करना है कि कैसे लगभग 4 घंटे की एक अति हिंसक एक्शन फिल्म ने मतलब दुनिया भर के समीक्षकों को 2 धड़ों में बांट दिया और भारत की भू राजनीतिक चिंताओं को एक बिल्कुल नया आकार दे दिया। ये डिकोड करना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं। चूंकि इस रिसर्च में आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और 2016 की नोटबंदी जैसे भारी भरकम और थोड़े विवादित मुद्दे शामिल हैं, तो हमारा काम यहाँ किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का झंडा उठाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हाँ, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मूल रिसर्च क्या कह रही है, निर्माता क्या बेचना चाह रहे हैं और दर्शक उसे किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं। तो श्रोताओं से गुजारिश है कि इसे उसी निष्पक्ष चश्मे से देखें। ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमें धुरंधर द रिवेंज का असली प्रभाव समझना है तो हमें सबसे पहले इसके निर्माण के उस विशाल पैमाने को समझना होगा जिसने उद्योग के सारे नियम ही बदल कर रख दिए हैं। पैमाने से आपका मतलब बजट और प्रोडक्शन से है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये दिसंबर 2025 में आई पहली फिल्म धुरंधर का सीधा सीक्वल है। जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के इतने बड़े कॉर्पोरेट समर्थन के साथ बनी ये फिल्म मतलब हिंदी फिल्म उद्योग के इतिहास के सबसे महंगे और जटिल प्रोजेक्ट्स में से एक थी। पैमाने की बात करें तो मुझे जो सबसे अजीब चीज लगी वो था इसका प्रोडक्शन शेड्यूल। मतलब रिसर्च बताती है कि जुलाई 2024 में इसे बस एक स्टैंड अलोन फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। हाँ, शुरुआत में तो बस एक ही फिल्म बननी थी, लेकिन फिर कहानी इतनी बड़ी हो गई कि इसे 2 हिस्सों में बांटना पड़ा और उसके बाद जुलाई 2024 से अक्टूबर 2025 तक बिना रुके भारत और थाईलैंड में दोनों फिल्मों की एक साथ शूटिंग की गई, जो कि अपने आप में एक पागलपन है। वही ना, एक साथ 2 इतनी बड़ी फिल्मों की शूटिंग करना तो किसी लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न जैसा लगता है मुझे। ये लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न इसलिए भी था क्योंकि ये कोई आम चमक दमक वाली जेम्स बॉन्ड स्टाइल जासूसी फिल्म नहीं थी। आदित्य धर, जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने डीप कवर जासूसी की एक बहुत ही किरकिरी, नैतिक रूप से अस्पष्ट और हिंसक दुनिया रची। और यहीं पर उनके काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है, जिसे समझना इस फिल्म के प्रभाव को समझने की एकदम मुख्य कुंजी है। चलिए इसे थोड़ा और खुलकर समझते हैं। बदलाव मतलब आदित्य धर की बात करें तो मेरे दिमाग में तुरंत 2019 की यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक आती है। बिल्कुल सबकी आती है। उस फिल्म में ना एक अजीब सा ठहराव था, एक संयम था,
मतलब हिंसा थी, लेकिन वो बहुत नपी-तुली और यथार्थवादी थी। फालतू का शोर नहीं था। एकदम सही। यूरी का ट्रीटमेंट बहुत सर्जिकल था, बिल्कुल उसके नाम की तरह। लेकिन रिसर्च में साफ बताया गया है कि धुरंधर 2 तक आते-आते ये शैली पूरी तरह से बदल गई। इसे एक्शन शैली का एनिमलिफिकेशन कहा गया है। एनिमलाइजेशन। हाँ। इसका मतलब अत्यधिक और अनियंत्रित हिंसा? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कैमरे पर अत्यधिक क्रूरता दिखाना, जैसे कटे हुए सिर, बेतहाशा खून खराबा, भयानक शारीरिक यातना है। और सबसे अहम बात, इस खौफनाक एक्शन के बैकग्राउंड में तेज पॉप और रैप संगीत का इस्तेमाल करना। बाप रे! ये यूरी वाले संयम से बिल्कुल उलट एक उग्र और आक्रामक शैली है। ये तो ऐसा है जैसे कोई बहुत ही अनुशासित, शांत शतरंज का खिलाड़ी जो हमेशा सोच समझकर अपनी चालें चलता हो, वो अचानक से किसी स्टेडियम में जाकर हेवी मेटल रॉक कॉन्सर्ट करने लगे। अरे बिल्कुल, और वो भी ऐसा कॉन्सर्ट जहां गिटार की जगह सीधे मशीन गन चल रही हो। सच में। और इस कॉन्सर्ट को चलाने के लिए निर्देशक ने एक खास मनोवैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसे कंप्रेशन एंड रिलीज कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि दर्शकों को पहले एक बहुत ही शांत, तनावपूर्ण माहौल में रखना, जहां स्क्रीन पर कोई आवाज नहीं है, बस एक अजीब सी खामोशी है, और फिर अचानक से स्क्रीन पर भयानक शोर और हिंसा का विस्फोट कर देना। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है। फिल्म की लंबाई 214 मिनट है, यानी 3 घंटे और 49 मिनट की फिल्म। हाँ, लगभग 4 घंटे। तो इस कंप्रेशन एंड रिलीज और मशीन गन वाले हेवी मेटल कॉन्सर्ट को कोई दर्शक लगभग 4 घंटे तक कैसे झेल सकता है? क्या ये मानसिक रूप से थका देने वाला नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और असल में कई दर्शकों और समीक्षकों ने माना भी कि अंतिम हिस्से तक आते आते वो पूरी तरह से सेंसरी ओवरलोड का शिकार हो गए थे। मतलब दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। बिल्कुल सुनना। लेकिन इसके बावजूद फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्शन नहीं था, ये दर्शकों को एक तरह का जियोपॉलिटिकल कथारसिस दे रहा था। लोग अपनी भड़ास निकालते हुए देखना चाहते थे। लोग अपनी राष्ट्रीय चिंताओं और गुस्से को पर्दे पर इतनी उग्रता से निकलते हुए देखना चाहते थे। उन्हें उसमें एक अजीब सी संतुष्टि मिल रही थी। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक्शन की वजह से कोई भी फिल्म इतना बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव नहीं डाल सकती। असली खेल तो उस तरीके में है जिस तरह से आदित्य धर ने हमारे असल इतिहास, हमारे राष्ट्रीय दर्द को इस फिक्शन के साथ मिला दिया है। एकदम सही पकड़ा आपने। रिसर्च के अनुसार ये फिल्म 1999 के IC-814 हाईजैकिंग, 2001 के संसद हमले और 2008 के मुंबई हमलों जैसी असल घटनाओं की नींव पर खड़ी है। सही कहा। और इन बड़ी राष्ट्रीय त्रासदियों को फिल्म केवल बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो इससे अपने मुख्य किरदार के मनोविज्ञान से सीधे जोड़ देती हैं। जसकीरत सिंह रांगी। हाँ, और रॉ एजेंट जसकीरत सिंह रांगी, जिसका किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है। 2002 के जो फ्लैशबैक्स हैं वो दिखाते हैं कि कैसे ये राष्ट्रीय आघात और उनका अपना व्यक्तिगत नुकसान जसकीरत को एक देशभक्त सैनिक से एक ऐसे खूंखार शिकारी में बदल देते हैं जिसके लिए नैतिकता कोई मायने ही नहीं रखती। और वो अपनी पहचान पूरी तरह मिटा देता है ना। वो हमजा अली मज़ारी बन जाता है, जिसे शेरे बलोच कहा जाता है, और मतलब वो कराची के सबसे खतरनाक क्रिमिनल सिंडिकेट का सरगना बन बैठता है। यही डीप कवर जासूसी का सबसे डरावना मनोवैज्ञानिक सच है, जिसे फिल्म बहुत अच्छी तरह पकड़ती है। मतलब एक अंडरकवर एजेंट को अपनी पहचान छुपाने के लिए अक्सर वही भयानक काम करने पड़ते हैं जिन्हें रोकने के लिए वो वहां गया होता है। आपको वही राक्षस बनना पड़ता है जिसका आप शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल। और रणवीर सिंह ने इस मानसिक पतन को, मतलब एक सेकंड में एक क्रूर हत्यारा और अगले ही पल अपनी ही क्रूरता से टूटा हुआ इंसान, इतनी खूबी से निभाया है कि इससे उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ काम माना जा रहा है। और रणवीर की इस उबलती हुई शारीरिक हिंसा को संतुलित करने के लिए फिल्म में आर माधवन भी तो हैं, जो IB के डायरेक्टर अजय सान्याल बने हैं। हाँ, अजय सान्याल, वो इंसान जो पर्दे के पीछे से दिल्ली के एक शांत कमरे में बैठकर इस पूरी खूनी बिसात को बिछाता है, एकदम शतरंज के खिलाड़ी की तरह। बिल्कुल। अजय सान्याल का किरदार जज्बातों से पूरी तरह खाली है। वो सिर्फ और सिर्फ नतीजे देखता है।
और माधवन का ये काम इतना सधा हुआ था कि सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत इसकी तुलना यूरी में परेश रावल द्वारा निभाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के किरदार से करनी शुरू कर दी। अरे हाँ, आपको वो वाकया याद होगा जब परेश रावल ने खुद एक्स पर इसका बहुत ही मजेदार जवाब दिया था। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। उन्होंने लिखा था, येस डिडंट स्मोक बट ओनली ब्रोक द फोन्स। मतलब हाँ, मैंने सिगरेट नहीं पी, बस फोन तोड़े थे। वो ट्वीट बहुत वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा। लेकिन किरदारों से आगे बढ़कर एक और चीज है जो मुझे बहुत खटक रही है। मतलब रिसर्च में जिक्र है कि फिल्म में 2016 की जो नोटबंदी हुई थी उसे एक आर्थिक नीति के बजाय पाकिस्तान की आईएसआई की आतंकी साजिश और काले धन को रोकने के लिए एक बेहद खुफिया काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के रूप में दिखाया गया है। जी हाँ, पूरी फिल्म का सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट ही नहीं है। लेकिन जरा सोचिए यार, एक टैक्स और करेंसी पॉलिसी को मतलब सीधा अंडर कवर आतंकी मिशन बना दिया। ये तो एक साधारण टैक्स ऑडिट को अवेंजर्स जैसे किसी वैश्विक मिशन में बदलने जैसा है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। तो क्या दर्शकों ने सच में इस थ्योरी को मान लिया या वो बस एक्शन के मजे ले रहे थे? मतलब जब फिल्म में असली न्यूज फुटेज और प्रधानमंत्री का संदर्भ देकर इतिहास को इस तरह फिक्शन के साथ मिलाया जाता है, तो क्या ये समाज की सामूहिक याददाश्त को हमेशा के लिए बदल नहीं देता? यही तो सिनेमा की बहुत गहरी और थोड़ी डराने वाली ताकत है। देखिए, जब आम इंसान नोटबंदी जैसी घटना को याद करता है तो उसे क्या याद आता है? लाइनों में खड़ा होना, परेशानी, आर्थिक उथल-पुथल। हाँ, कैश की किल्लत। बिल्कुल। लेकिन फिल्म क्या करती है? वो उस पूरी पीड़ा को एक नया अर्थ दे देती है। वो दर्शकों से कहती है कि नहीं, आप सिर्फ लाइन में नहीं खड़े थे, आप एक बहुत बड़े युद्ध का हिस्सा थे जिसने दुश्मन की कमर तोड़ दी। ओह, ये तो लोगों को एक मनोवैज्ञानिक राहत देने वाली बात हो गई। एकदम। फिल्म में एक नैरेटिव गढ़ रही है जहां दिल्ली में बैठे नीति निर्माता और कराची में जान जोखिम में डालने वाला एजेंट दोनों एक ही अचूक मशीन के हिस्से हैं। और यही वो भावना थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तूफान तो शायद बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। इसने तो बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने पैरामीटर्स ही उखाड़ फेंके। मतलब रिसर्च के आंकड़े चौंकाने वाले। बिल्कुल। पहले ही दिन 65 करोड़ रुपए की कमाई। बुक माई शो का सर्वर क्रैश हो गया क्योंकि 1 घंटे में 1,09,000 टिकटें बिक रही थीं। और 11वें दिन तक वैश्विक स्तर पर 1,365 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। और इसका असर ना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इस बॉक्स ऑफिस सुनामी ने हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज तक को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। सच में? हाँ, हॉलीवुड तक बात पहुंच गई। अरे हाँ। रायन गॉसलिंग की एक बहुत बड़ी साई-फाई फिल्म आ रही थी, प्रोजेक्ट हेल मैरी। उन्हें अपनी भारतीय और कुछ एशियाई रिलीज को टालना ही पड़ा। बाप रे। क्योंकि कोई भी इस फिल्म के सामने कुचलना नहीं चाहता था। उस फिल्म के निर्देशकों फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक में यहाँ तक कह दिया कि आपकी अपनी इतनी सफल फिल्म इंडस्ट्री कैसे हो सकती है जो हमारी हॉलीवुड फिल्मों को उन्हीं के खेल में हरा रही है। क्या बात है। और उत्तर अमेरिका में इसने जो किया वो तो और भी बड़ा रिकॉर्ड था। इसने बाहुबली 2 के पूरे 9 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वहां $20 मिलियन से ज्यादा की कमाई की, जो कि एक भारतीय फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात जो अक्सर इन चमकते हुए बॉक्स ऑफिस नंबर्स के पीछे छुप जाती है ना, वो है कॉर्पोरेट युद्ध। रिसर्च में एक बहुत ही अजीब बात का जिक्र है। पहली फिल्म का संगीत सारेगामा के पास था, लेकिन इस सीक्वल के लिए टी सीरीज ने 27 करोड़ रुपए देकर राइट्स खरीद लिए। 27 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। मतलब आप 27 करोड़ देकर किसी आर्टिस्ट की पूरी क्रिएटिव आजादी ही छीन लेते हैं। दुर्भाग्य से यही बॉलीवुड के संगीत का नया कॉर्पोरेट सच है। इस 27 करोड़ के भारी सौदे की वजह से फिल्म के मूल संगीतकार शाश्वत सचदेव को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें अपने महीनों की पुरानी योजना छोड़नी पड़ी और बहुत कम समय में टी सीरीज की लाइब्रेरी और उनके जो अपने गायक हैं उनके हिसाब से पूरा संगीत तैयार करना पड़ा। ये तो कला के साथ सरासर नाइंसाफी है यार। क्या इसका असर फिल्म पर दिखा? बिल्कुल दिखा। कई गंभीर समीक्षकों ने ध्यान दिया कि बैकग्राउंड स्कोर में वो निरंतरता नहीं थी जो पहली फिल्म में महसूस हुई थी। लेकिन अगर कमर्शियल स्तर पर देखें तो ये एल्बम एक वैश्विक रत्न बन गया। हाँ, मैंने सुना है गाने बहुत चले। बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि फिल्म का हर एक गाना स्पॉटिफाई ग्लोबल टॉप 200 चार्ट पर एक साथ ट्रेंड कर रहा था। और गानों की जो विविधता है ना, वो इस फिल्म की कहानी को बहुत अच्छे से समझाती भी है।
मतलब एक तरफ आरी आरी जैसा एकदम आक्रामक ट्रैक है, उसमें रैप और पारंपरिक पंजाबी लोकगीत का संगम है जो उन खूंखार एक्शन सीन्स को और भी ज्यादा हिंसक बना देता है। हाँ, वो खून खौला देने वाला गाना है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे फिल्म के अंत के बारे में बात करनी है। ये बात मुझे बहुत गहराई से छू गई। जिस फिल्म की मार्केटिंग इतने तेज और आक्रामक संगीत पर की गई हो, जिसमें 4 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ शोर और खून खराबा हो, उसका अंत एक बहुत ही शांत, उदास और अकेले पियानो की धुन पर होता है। ये कितना अजीब और गहरा कॉन्ट्रास्ट है ना। यही कॉन्ट्रास्ट ही तो पूरी फिल्म का असली सार है। वो पियानो की धुन इस बात का प्रतीक है कि बाहरी दुनिया के लिए भले ही मिशन जीत लिया गया हो, देश सुरक्षित हो गया हो, लेकिन उस एजेंट के अंदर का इंसान, उसकी आत्मा, हाँ, उसकी आत्मा हमेशा के लिए मर चुकी है। वो जो मनोवैज्ञानिक घाव उसे मिले हैं वो कभी नहीं भरेंगे। बहुत ही मार्मिक ऑब्जर्वेशन है ये। लेकिन इतनी व्यावसायिक सफलता और तकनीकी भव्यता के बावजूद अगर फिल्म इतनी ही परफेक्ट थी तो रॉटन टोमेटोज पर इसका स्कोर सिर्फ 38% क्यों है? ये वैचारिक खाई इतनी गहरी क्यों है भाई? क्योंकि सिनेमा को देखने का नजरिया अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से बदलता है। पश्चिमी दुनिया के समीक्षकों ने इसे बहुत ही अलग चश्मे से देखा। कैसे? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके अत्यधिक हिंसा और हिंसक दृश्यों के साथ जो पॉप संगीत का इस्तेमाल हुआ, उसकी कड़ी आलोचना की। सारा मैनुअल नाम की एक मशहूर समीक्षक हैं, उन्होंने तो पूरी फिल्म को सोशियोपैथिक और नस्लवादी तक कह दिया। सोशियोपैथिक मतलब इतना कड़ा शब्द, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने विशेष रूप से उस सीन का जिक्र किया जहां बोनी एम का मशहूर गाना रास्पुतिन बज रहा है। ओ, वो टॉर्चर वाला सीन। हाँ, पर्दे पर एक बहुत ही अपबीट खुशनुमा गाना बज रहा है और ठीक उसी समय स्क्रीन पर दुश्मनों को बेहद भयानक और अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक सभ्य दर्शक पर्दे पर किसी इंसान को जलते और तड़पते हुए देखकर और उस पर पॉप गाना सुनकर खुश कैसे हो सकता है। समझ रही हूँ। उनके लिए ये मनोरंजक नहीं बल्कि खतरनाक था। ये तो वही बात हो गई कि जो चीज एक देश के दर्शकों के लिए कमर्शियल मास्टरपीस है, वो दूसरे के लिए सोशियोपैथिक बन गई। क्योंकि भारत के भीतर तो माहौल बिल्कुल ही उलट था ना। यहाँ राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट करके इसे शोले इन 200 की भव्यता वाला करार दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने बॉलीवुड की बाकी पुरानी फिल्मों को टीवी सीरियल जैसा बना दिया है। लेकिन ये भी सच है कि भारत में हर कोई इसका फैन नहीं था। शुभ्रा गुप्ता जैसी वरिष्ठ समीक्षक ने इसे थका देने वाला और अति राष्ट्रवाद से भरा बताया। ध्रुव राठी जैसे टिप्पणीकारों ने तो इसके ऐतिहासिक बदलावों को सीधे खतरनाक प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया। और ये वैचारिक टकराव सिर्फ रिव्यूज तक सीमित नहीं रहा ना, ये तो सीधे सेंसरशिप और कानूनी विवादों में बदल गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर खूब कैंची चलाई। रिसर्च के अनुसार उन्हें वो 24 सेकंड का कुख्यात सीन काटना पड़ा जिसमें सिर कटने के बाद उसे फुटबॉल की तरह उछाला जा रहा था। अरे बाप रे, वो सीन तो सच में बहुत ज्यादा था। और भू राजनीतिक संवेदनशीलता देखिए, उन्हें कई लोकेशंस के नाम लाहौर से बदलकर दिल्ली करने पड़े ताकि कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद ना खड़ा हो जाए। और इन सब अर्ट्स के बावजूद सबसे बड़ा वास्तविक विवाद तब खड़ा हुआ जब आर माधवन के किरदार को लेकर सिख समुदाय ने मुंबई में सीधे FIR दर्ज करा दी। हाँ, वो दशम ग्रंथ वाला मामला। बिल्कुल। आरोप ये था कि उनका किरदार दशम ग्रंथ के पवित्र पाठ के दौरान सिगरेट पी रहा था। हाँ, फिर माधवन को खुद एक वीडियो जारी करके इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा था। उन्होंने साफ किया कि फ्रेम में कोई सिगरेट थी ही नहीं और निर्देशक आदित्य धर ने धार्मिक भावना का पूरा सम्मान करते हुए ये सुनिश्चित किया था कि डायलॉग बोलने से बहुत पहले ही सिगरेट बुझा दी जाए। एकदम सही। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस पूरी आग में घी डालने का काम किया आज के डिजिटल युग के सबसे बड़े खतरे ने, यानी डीप फेक तकनीक ने। डीप फेक, ये तो आजकल हर जगह है। कुछ असामाजिक तत्वों ने AI का इस्तेमाल करके रणवीर सिंह की झूठी तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दिए जिनमें उन्हें पगड़ी पहने और सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये दृश्य फिल्म में था ही नहीं, ये पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा बनाया गया झूठ था जिसका मकसद सिर्फ दंगे भड़काना था। निर्देशक को मजबूरन कानूनी कार्रवाई की धमकी देनी पड़ी। बिल्कुल। तो इस सबका असल मतलब क्या है? ये पूरी स्थिति मुझे ना एक रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट की तरह लगती है। रोशाक टेस्ट? हाँ। वो कैसे? देखिए, रोशाक टेस्ट में एक ही स्याही के धब्बे को देखकर अलग अलग लोगों को अलग अलग आकृतियां दिखती है ना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही इस एक फिल्म को देखकर भारतीय दर्शकों को स्क्रीन पर राष्ट्रवाद, बदला और अपनी शक्ति दिखती है।
पश्चिमी दुनिया को इसमें खतरनाक प्रोपेगेंडा और सोशियोपैथी दिखती है, और कुछ उपद्रवियों को इसमें दंगे भड़काने का मौका दिखता है। बहुत बढ़िया तुलना है ये। तो मैं ये सोच रही थी, एक ऐसे युग में जहां एआई का इस्तेमाल करके झूठे दृश्य बनाकर असली दुनिया में आग लगाई जा सकती है, क्या एक निर्देशक की जिम्मेदारी सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर देने से कहीं ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती? ये आज के डिजिटल और सिनेमा युग का शायद सबसे अहम सवाल है। मतलब एक फिल्म निर्माता बस ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि वो सिर्फ मनोरंजन बना रहा है। बिल्कुल नहीं। जब आपकी कला समाज की सामूहिक भावनाओं, धर्म और इतिहास के साथ खेलती है, तो उसकी गूंज सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं रहती, वो सड़कों पर, संसदों में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई देती है। एकदम सही। यहां तक कि रेडिट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी जो कोड दर्शक थे जिन्हें फिल्म बहुत पसंद आई थी, उन्होंने भी माना कि फिल्म के कुछ हिस्से जरूरत से ज्यादा जिंगोइस्टिक थे और 4 घंटे की लंबाई असल में बहुत भारी थी। तो अगर हम अपनी आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को समेटें, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होकर उभरती है कि धुरंधर 2 महज 4 घंटे लंबी एक अति हिंसक एक्शन फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो हमारे आधुनिक समाज की भू राजनीतिक चिंताओं को हूबहू दर्शाता है। ये दिखाती है कि कैसे सिनेमा एक झटके में हमारी सोच को आकार दे सकता है, कैसे डिजिटल युग में मिस इन्फॉर्मेशन पल भर में एक राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर सकती है, और कैसे बॉक्स ऑफिस के अर्थशास्त्र की परिभाषा कॉरपोरेट घरानों ने पूरी तरह से बदल दी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये फिल्म एक ही समय में व्यावसायिक जीत का सबसे ऊंचा शिखर भी है और वैचारिक ध्रुवीकरण का सबसे गहरा खड्डा भी है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जाने से पहले रिसर्च पेपर में छुपे एक छोटे से सुराग ने मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा कीड़ा छोड़ दिया है। अच्छा, वो क्या? रिसर्च के आखिरी पन्नों में ना धरवर्ष नाम की एक फैन थ्योरी का जिक्र है। अरे हाँ, वो थ्योरी जो इन फिल्मों को आपस में जोड़ती है। बिल्कुल। कुछ बेहद चौकन्ने फैंस ने ध्यान दिया है कि आदित्य धर की 2019 की पहली फिल्म यूरी में कीर्ति कुल्हाड़ी का किरदार अपने शहीद पति का नाम बताती है, कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी। हाँ। और अचंभे की बात यह है कि धुरंधर सीरीज में रणवीर सिंह के मुख्य किरदार का नाम भी जसकीरत सिंह रांगी है। क्या बात है! अगर ये कोई संयोग नहीं है और ये सच है, तो इसका मतलब है कि ये सब एक ही विशाल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, शुरुआत में हमने उस स्पष्ट एक्सरे रिपोर्ट की बात की थी ना, जहां सच और झूठ एकदम साफ साफ दिखता है। बिल्कुल की थी। लेकिन अगर हमारे ये नए ब्लॉकबस्टर सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल फिल्मों की तरह हमारे वास्तविक इतिहास, हमारी सच्ची त्रासदियों और हमारे राष्ट्रीय आघातों को इस हद तक फिक्शन के साथ मिलाने लगें कि वो एक्सरे पूरी तरह से धुंधला हो जाए, तो आने वाली पीढ़ियां अपना इतिहास किससे सीखेंगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या वो इतिहास की प्रामाणिक किताबों से सच जानेंगे, या बॉक्स ऑफिस की उन भव्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जो सच को अपने मनोरंजन के चश्मे से दिखाती हैं? खैर, इस भारी विचार के साथ हम आज की इस ज्ञानवर्धक यात्रा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस धुंधले होते परिदृश्य में अपनी सच्चाई की एक्सरे मशीन हमेशा चालू रखिएगा।